बात कर लेते हैं राजनीतिक सरगर्मियों से जुड़ी खबरों की। 2024 के चुनावों की तैयारी में हर पार्टी मैदान में अपना दावा पेश कर रही है, तो वहीं बीजेपी उन सीटों पर जोर लगाने की रणनीति बना रही है जिसे 2019 में वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सामने विपक्ष कोई चुनौती पेश कर पाएगा? जो पार्टियां मैदान में एनडीए के खिलाफ दावा पेश कर रही हैं और जिनके नेताओं की पीएम बनने की चाहत है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल और शरद पवार, इन सभी की पार्टियां कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी ठोक रही है और इसीलिए राजनीतिक कवायदें चल रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं, नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस कौन, इसको लेकर जो कवायद चल रही है, गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार को पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से कोशिशें चल रही हैं, उसमें क्या समीकरण उभरेंगे? नीतीश कुमार अभी दिल्ली में विपक्षी एकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने विपक्ष की एकजुटता को लेकर ही है। ममता बनर्जी और लेफ्ट एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और इनको एक मंच पर आखिर कैसे लाएंगे नीतीश कुमार? केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग से शुरू हुई थी, तो ऐसे में लालू यादव की आरजेडी और ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी पर भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं, ऐसे में केजरीवाल कैसे इन दोनों दलों के साथ खड़े नजर आएंगे? वहीं तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में और ऐसे में केसीआर सभी सीटें जीत भी लें तो विपक्ष का चेहरा आखिर वो कैसे बन सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं इस राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर। और ये तो हुई कुछ अड़चनों की बात शुरुआती तौर पर जो नजर आ रही हैं। आईएनएलडी ने 25 सितंबर को विपक्ष की साझा एकता के लिए एक रैली बुलाई है, लेकिन इस रैली के अंदर विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस और दिल्ली में विपक्ष की कोशिश कर रहे अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की एकता में अभी से दरारें और फूट नजर आने लगी हैं। और मान लीजिए कि अगर सारे दल मिल भी जाएं, तो दिल कैसे मिलेंगे, इसको लेकर सवाल लगातार बरकरार हैं। सभी विपक्षी पार्टियां अपनी विचारधारा को छोड़कर 2024 के लिए एक साथ आएंगी क्या, यह सवाल है। साथ ही बड़ा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या हर दल अपनी डफली, अपना राग अलापता रहा तो विपक्ष साझा चुनौती देने की जो कोशिश कर रहा है, जो दावा कर रहा है, वो जमीन पर और वोटों में किस तरीके से तब्दील हो पाएगा? दूसरी तरफ कोशिश हो रही है बीजेपी की भी, क्योंकि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी ने भी अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर दी है और इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस बैठक पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की भी आज शाम को शुरुआत हो रही है। जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं केजरीवाल के हरियाणा दौरे पर दीपक रावत और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की जानकारी देने के लिए भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं और आईएनएलडी की रैली के लिए सचिन कुमार के पास आपको लेकर चलेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले रुख करेंगे जैनेंद्र का। जैनेंद्र, कांग्रेस आईएनएलडी ने जो बुलाई है, रैली बुलाई है 25 सितंबर को, कांग्रेस को तो न्योता भी नहीं दिया गया इस रैली के अंदर। दूसरी तरफ कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वो पार्टी को जोड़ने की यात्रा है या विपक्ष की चुनौती को मजबूत करने के लिए, 2024 में कोई चुनौती बन सके इसके लिए? बिल्कुल प्रणय जी, ये कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए आयोजित की गई है भारत जोड़ो यात्रा। सबसे बड़ी पद यात्रा होगी ये यात्रा। 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय करेंगे 150 दिनों में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसकी शुरुआत आज कन्याकुमारी से हो रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि देश में जो माहौल है, सरकार की जो नीतियां हैं, इससे भारत बिखर रहा है, बिखरने का खतरा है और इसीलिए भारत जोड़ो की जरूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये भारत जोड़ो का संदेश है, लेकिन मुख्य मकसद कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शमा मोहम्मद है, इनसे पूछते हैं क्या ये कोशिश कांग्रेस जोड़ो की है? नाम भले आप लोग भारत जोड़ो का ले रहे हैं। ये कांग्रेस जोड़ने का ही है, बिकॉज अभी हिंदुस्तान तोड़ रहा है, हर दिन, हर वक्त, हर समय भाजपा सरकार तोड़ रहा है। सब मुद्दे देखो आप, आर्थिक स्थिति देखो आप, वो सोशल पोलराइजेशन देखो, सांप्रदायिक धंधा, जो हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस सब चीज़ों में से हमारी जो ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी के पैदल चलने से भारत कैसे जुड़ेगा? राहुल गांधी, अभी हमने कोई कौन है हमारे प्रधानमंत्री, करते हैं ना मन की बात, जो हम सब लोगों को सुनना पड़ता है। अभी ये जनता की बात है, जनता की जो बहुत समस्या है। सब लोग डर पे रहते हैं आजकल इस हिंदुस्तान में, कुछ भी बोलो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जेल जा सकते हैं।
तो भी इसी वजह से राहुल गांधी जी ने क्या सोचा कि मैं जनता की जो आवाज है वो सुनना चाहते वो, इसीलिए मन की बात नहीं है, जनता की बात है। किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेताओं की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत तो टूटा था 1947 में, राहुल गांधी को पाकिस्तान जोड़ना चाहिए भारत जोड़ो के लिए। क्या उनसे पूछ लीजिए कि भारत को पाकिस्तान को किसने तोड़ा है? इंदिरा गांधी ने तोड़ा है, 2 देश बनाए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है। और किसने जाके नवाज शरीफ को गले लगाया? किसने जाके 10 साल से मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान नहीं गया, 30 साल। तो हम भारत जोड़ेंगे और वो तोड़ रहा है भारत। ठीक है, तो बीजेपी तोड़ रही है, कांग्रेस जोड़ रही है, ये दावा है कांग्रेस का। बड़ी यात्रा शुरू हो रही है, महत्वाकांक्षी यात्रा है, बड़ी उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को। देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे इस पूरे यात्रा को कैरी करते हैं और कैसे संदेश देते हैं। प्रणय जी, और जहां तक हरियाणा का सवाल आपने पूछा, तो आईएनएलडी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आईएनएलडी हमेशा आमने सामने रहे हैं हरियाणा की राजनीति में। जाहिर सी बात है कि आईएनएलडी की रैली में कांग्रेस को न्योता तो नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक विडंबना वाली स्थिति यह है कि उसमें कांग्रेस के सहयोगियों को न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार, जिनकी सरकार में कांग्रेस शामिल है, वो उस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए ये जरा स्थिति ऐसी रहेगी जिस सवाल से वो बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल जैनेंद्र, बहुत सारी राज्य के विसात के ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जहां अलग अलग दल विपक्ष के अलग अलग खेमों में खड़े नजर आ रहे हैं। हम रुक करेंगे, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता आज जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी क्या काउंटर करने की तैयारी कर रही है? बीजेपी ने आज जो बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा है उसका? देखिए प्रणय, आपने सुना हो हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने के लिए पहले पाकिस्तान को जोड़ना पड़ेगा अगर पुराने भारत को देखना है। तो उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है कि राहुल गांधी को ये अपनी यात्रा पाकिस्तान में शुरू करनी चाहिए। अब आपने जो दूसरी बात की कि भारतीय जनता पार्टी की क्या, भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बैठक की, बैठक करने के बाद उन 144 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव या तो बहुत कम मार्जिन से हारी है या दूसरे नंबर पर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, आपने चूंकि पहले ही सब चीज़ें बताई कि जो विपक्ष है अलग अलग खेमों में बटा है, उनका एकजुट होना बड़ा मुश्किल है। भले नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले केसीआर ने प्रयास किया, ममता बनर्जी ने प्रयास किया, लेकिन हर राज्य की अपनी अलग तरह की राजनीति है, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। ऐसे में सबको एक मंच पर लाना बहुत मुश्किल काम दिखाई पड़ रहा है, खासकर ऐसे में जब कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा दल है विपक्ष में। तो उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कल बैठक हुई जिसमें अमित शाह खुद मौजूद थे, उनका साफ मानना है कि जो 144 हारी हुई सीटें हैं, यदि हम उनमें 50% से ज़्यादा सीटें जीतते हैं, ये वो सीटें हैं जो विपक्ष के पास हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी सेंध लगा सकता है। उन्होंने अपने नेताओं के सामने ये भी टारगेट दिया कि जब हम पिछली बार यानी कि 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उस समय हमने हारी हुई सीटों को जीतने का जो लक्ष्य रखा था, तो उसमें हम करीब 30% जीत पाए। लेकिन इस बेंचमार्क को हम 50% तक अगर ले जाते हैं तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती हम 2024 में पेश कर सकते हैं। ये अलग है कि विपक्ष खेमेबंदी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो अपने आप में 2024 के चुनाव को लेकर है और वो बड़े आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। कल हमने बहुत नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात भी की, तो उनका साफ मानना है कि जिन राज्यों में हम चुनाव लोकसभा में हारे थे, उन राज्यों में हमें बहुत सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और हम उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे जो पार्टी ने तय किया है। जी प्रणय। जी निश्चित रूप से नीरज, जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी लकीर बड़ी करने की कोशिश कर रही है 2024 में, लेकिन जो कवायद चल रही है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग खेमों में चल रही है। एक खेमा अरविंद केजरीवाल का भी है। आम आदमी पार्टी न केवल अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है बल्कि विपक्ष की एक धुरी बनाने की भी कोशिश कर रही है। हम सीधे चलेंगे दीपक रावत के पास। दीपक, अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में आईएनएलडी की जो रैली होती है 25 सितंबर में विपक्ष की, उसके लिए तो बुलाया नहीं गया, तो ये आज हरियाणा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल क्या करने पहुंचे हैं? जी प्रणय, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको सिर्फ एक पोस्टर के जरिए मिल जाएगा। पोस्टर दिखा देता हूँ। ये हिसार में आज अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, भगवंत मान की तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो साफ तौर पर जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, आगे पॉलिटिकल जो जिस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें साफ तौर पर ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में न कहीं चुनाव लड़ेगी न किसी के साथ जाने की तैयारी में है। जहाँ तक हरियाणा की बात है तो आईएनएलडी ने ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से इसलिए भी निमंत्रण नहीं गया क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने की पहले से ऐलान कर चुकी है। तो
तो जहाँ पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। तो जब यहाँ पर INLD के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं, यहाँ पर उनकी कोई बातचीत नहीं, तो शायद यही वजह है कि चौटाला ने उनको नहीं निमंत्रण दिया हो, और अगर निमंत्रण शायद आता भी तो वो नहीं जाते। तो साफ तौर पर हरियाणा में अपनी बिसात को तैयार करते हुए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान, क्योंकि पंजाब से भी सटा हुआ राज्य है और जहाँ तक दिल्ली की बात करें तो दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं एक बड़ी नज़र है आम आदमी पार्टी की, इसलिए चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी। 2024 को लेकर जहाँ तक बात है तो मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन आम आदमी पार्टी चला रही है कि देश को नंबर 1 बनाना है, और इसी कैंपेन के साथ आम आदमी पार्टी 2024 का चुनाव भी अकेले लड़ने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर यह है कि अगर 2024 अरविंद केजरीवाल एकला चालों की नीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर आए हैं, 25 सितंबर को शक्ति प्रदर्शन की रैली हो रही है, वहां भी वो पहुंचेंगे, तो वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा बाद में तय होगा, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पहले ही पोस्टर लगवा चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और अकेले लड़ेंगे, तो ये विपक्षी एकता बन पाएगी? प्रणय, कोशिश जरूर की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जिस बात का भी दीपक ने भी जिक्र किया और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उसके अलावा ये जो अभी विपक्षी पार्टियों की एक अभी रैली की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस को न्योता नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, तमाम जो कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात करने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इतना आसान होगा। हालांकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो चर्चा हुई है, जैसी सूत्रों से जानकारी मिली है, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से यही कहा है कि आप पहले कोशिश करिए कि तमाम राजनीतिक दलों से कम मुलाकात करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक सहमति बन सके, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कल एक तरफ जब जो है नीतीश कुमार लेफ्ट के पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी के बाद में जब ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि देखिए अभी तक हमसे इस बारे में चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि समझा जा सकता है कि बंगाल में धुर विरोधी है, एक तरफ लेफ्ट है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। बहुत सारे सवाल हैं अंकित कि आखिर ये विपक्षी एकता का समीकरण आखिर बैठेगा कैसे, लेकिन सीधे रुख करेंगे, सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की रैली करने की कोशिश हुई है, जब भी लोकसभा चुनाव आता है, ये दूसरा मोर्चा, विपक्षी मोर्चा या तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार क्या खास करने की कोशिश होगी INLD की तरफ से इस मंच पर? जी देखिए, INLD हर वर्ष 25 सितंबर को जब चौधरी देवीलाल की जो जन्मतिथि होती है उस पर रैली करते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि जींद में एक बड़ी रैली जो है INLD ने की थी, और इस रैली में जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को INLD की तरफ से बुलाया जाता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि पंजाब से प्रकाश सिंह बादल उसमें गए थे और फारूक अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर से उस रैली में आए थे। तो हमेशा ही INLD की तरफ से कोशिश होती है, और इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें कि INLD हरियाणा में अपनी खोई हुई जमीन जो है उसको पाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से INLD जो है अब अपने आप को हरियाणा की राजनीति में दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इस रैली को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि INLD की तरफ से जो इन्विटेशन जाते हैं वो तमाम गैर भाजपा गैर कांग्रेस दलों को जाते हैं, पर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को वो इन्विटेशन नहीं जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली हरियाणा में कैंपेन कर रही है और जो अकेले चुनाव लड़ने की जो है घोषणा जो है आम आदमी पार्टी कर चुकी है। दूसरी तरफ इसमें बिल्कुल सचिन, निश्चित रूप से इन तमाम क्षेत्रीय दलों की कोशिश कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता के बहाने अपनी जमीन मजबूत करने की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।